गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो का सेंटर आइडिया पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो की पूरी पोएम का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताया था, अच्छे से समझाया था। आज मैं आपको उसी चैप्टर का सेंटर आइडिया, जी हाँ बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो का सेंटर आइडिया अच्छे समझाऊंगा। एक एक शब्द की मीनिंग बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा। जी हाँ बच्चों, चलिए। और आप जानते हैं, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया है कि डस्ट ऑफ स्नो के जो राइटर हैं वो कौन है। तो चलिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है, जिसे बोलते हैं कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सेंटर आइडिया की बात करते हैं, बताते हैं सेंटर आइडिया क्या होता है। आज मैं आपको सेंटर आइडिया को समझाने के साथ साथ आज मैं ये भी बताऊंगा कि सेंटर आइडिया किस प्रकार नोट करेंगे, किस प्रकार बनाएंगे। जी बच्चों, समझाने के साथ साथ आज मैं आपको सेंटर आइडिया बनाना भी सिखाऊंगा, किस प्रकार बनता है, किस प्रकार नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य और आइडिया का मतलब होता है विचार। सेंट्रल आइडिया यानी मुख्य विचार। जी हाँ बच्चों, अब आप कहोगे सर मुख्य विचार क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप अपने पास से सेंट्रल आइडिया बनाने की कोशिश करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कविता होती है, जिसे मान लो डस्ट ऑफ स्नो एक पोइम है, उस पोइम की जो हिंदी होती है समरी, उसी समरी को अपनी भाषा में लिखना, अपने हिसाब से बनाकर लिख देना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। सबसे सिंपल ट्रिक है, जो आपकी कविता है, जिसे मान लो डस्ट ऑफ स्नो एक पोइम है, उस डस्ट ऑफ स्नो को उसकी जो हिंदी होती है समरी, उसी समरी को लिख देना। उस समरी में जो मेन हिंदी है उसको उसकी इंग्लिश लिख देना, उसी को सेंट्रल आइडिया कहते हैं। जी हाँ बच्चों, उसी को सेंट्रल आइडिया कहते हैं। और सेंट्रल आइडिया क्लास 10th के पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। ये 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर का आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बस सेंट्रल आइडिया सीख लीजिए और स्टार्ट कीजिए। चलिए बच्चों, अब बताते हैं कि सेंट्रल आइडिया में डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं। और उसकी आपने अगर इससे पहले वीडियो में जो मैंने आपको चैप्टर डाला है, उसमें अगर आपने हिंदी समझी अच्छे से तो आपको सेंट्रल आइडिया बनाने में कोई टेंशन नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि द पोएम यानी कविता, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है वो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। जी बच्चों, कविता द डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। जी बच्चों, अगर आपको किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है तो ये पूरी लाइन, यहां से यहां तक पूरी लाइन जो है आप बिल्कुल इसी प्रकार लिख सकते हो। बस उसमें चेंज क्या होगा, उसमें जो पोएम का यानी जो कविता का नाम होगा ये चेंज कर देना, उसके जो कवि हैं ये चेंज कर देना। बाकी यही लाइन लिखना अनिवार्य है, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, ये लिख सकते हो। द पोएम माने कविता, द डस्ट ऑफ स्नो इन डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। या बच्चों, कविता जो है डस्ट ऑफ स्नो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। अब आगे देखो, द पोएम माने कविता, एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करती है, द सिग्निफिकेंस माने महत्व को। बच्चों, एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करती है, द सिग्निफिकेंस माने महत्व को, ऑफ माने जानते हो काकी के आता है, स्मॉल माने छोटी छोटी, थिंग्स माने वस्तुएं। जी बच्चों, थिंग्स माने वस्तुएं, यानी कि द पोएम माने कविता, एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करती है, द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटी छोटी चीजों के महत्व को। ये कविता छोटी छोटी चीजों के महत्व को व्यक्त करती है। इन चेंजिंग परिवर्तन करती है, वंस माने किसी व्यक्ति के, एटीट्यूड माने दृष्टिकोण को। जी बच्चों, अब आप कहोगे सर एटीट्यूड माने दृष्टिकोण क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एटीट्यूड माने दृष्टिकोण होता है या दृष्टिकोण
कोड ना बोलो तो एटीट्यूड मीन्स होता है मनोदशा, यानी बच्चों मनोदशा माने स्थिति, या बच्चों स्थिति, यानी कि बोल सकते हैं इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, किसी व्यक्ति की मनोदशा बदलने में यानी परिवर्तित करने में। तो बोल सकते हैं क्या बोलेंगे कि द पोइम माने यह कविता एक्सप्रेशन माने व्यक्त करती है, द सिग्निफिकेंस माने महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग छोटी छोटी चीजों का, इन चेंजिंग परिवर्तित करने के लिए, वंस एटीट्यूड किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को, यानी बच्चों यह कविता किसी व्यक्ति के एटीट्यूड यानी किसी व्यक्ति की मनोदशा में परिवर्तन लाने के लिए छोटी छोटी चीजों का महत्व व्यक्त करती है। जहां बच्चों महत्व व्यक्त करती है। अब आगे देखो कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं द पोइट एप्रिसिएट, मेरे प्यारे बच्चों एप्रिसिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना। अब इसमें क्या लगा, यस, यस लगा, यस तो जानते हो जिसमें आ जाए वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है यानी तात्विक होता है, तो क्या हो जाएगा एप्रिसिएट माने प्रशंसा करता है, तो द पोएट माने कवि, एप्रिसिएट्स माने प्रशंसा करता है, द ब्यूटी माने सुंदरता की, ऑफ स्नोफ्लेक्स यानी कि बर्फ के कणों की। हाँ बच्चों कवि जो है वो बर्फ के कणों की प्रशंसा करता है। विच माने जिसने, चेंज माने बदल दिया, हिज मूड माने उसका मन, जिसने उसका मन बदल दिया था। जी हाँ बच्चों, आपने देखा जब कौवा पेड़ पर आया बैठा तो उसने उन पेड़ की टहनियों को हिलाया, जो उसके ऊपर जो स्नोफ्लैक्स के यानी कि बर्फ की फुहार भी बोल सकते हैं या बर्फ के कण भी बोल सकते हैं, वो कवि के ऊपर गिरते हैं। जब कवि के ऊपर गिरे तो उसका मूड कैसे बदल जाता है, कैसे उसकी मनोदशा बदल जाती है, उसका मूड कैसे चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसी की बात करते हैं। वो विच माने जिसने, चेंज माने बदल दिया, हिज मूड माने उसका मन, जिसने उसका मन बदल दिया। एंड सैड और बच गया, मैनी प्रेसियस, मैनी माने बहुत होता है और प्रेसियस माने होता है अनमोल, मोमेंट माने क्षण यानी समय, और बहुत ही अनमोल समय को बचा लिया। जी बच्चों यानी कि बहुत से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समय को बर्बाद होने से बचा लिया। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने, किससे बचा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत अनमोल समय को किससे बचा लिया, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे यानी कि बर्बाद होने से। जी हाँ बच्चों यानी कि बर्बाद होने से बचा लिया। अब आगे देखो कवि क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। जी हाँ बच्चों अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, द पोइट माने कवि, अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार, वेन माने जब, द क्रो माने कौवे ने, सूक माने हिलाया, द हेमलॉक ट्री यानी जहरीला वृक्ष, जब कौवे ने एक जहरीले वृक्ष को हिलाया। जी हाँ बच्चों जब कौवे ने एक जहरीले वृक्ष को हिलाया, एंड माने और, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, फेल माने गिर गए, ऑन द पोइट माने कवि पर, तो बर्फ के कण कवि पर गिर गए। और जैसे ही आपको पता है आपने चैप्टर पढ़ा है, जैसे ही बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो क्या होता है, तो वह हिज सैडनेस मूड, उसका दुखी मन, हिज सैडनेस मूड उसका दुखी मन, किसका, कवि की बात करें बच्चों, हिज सैडनेस मूड उसका दुखी मन यानी कि कवि का दुखी मन, चेंज्ड माने बदल गया, इनटू हैप्पीनेस माने खुशी में, और उसका दुखी मन खुशी में बदल गया। जी हाँ बच्चों आप पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत सिंपल लगे। मेरे प्यारे बच्चों ये था आपके सेंट आइडिया जो डस्ट ऑफ स्नो का था, ये मेरा समझाने का तरीका था जिसमें मैंने एक मीनिंग आपको समझाई है। मेरे प्यारे बच्चों बस आपसे एक विनती है, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो बस इसको एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ बच्चों अब मैं आपको मिलूंगा इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। क्या बच्चों कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके कैसे पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ना, बस इंतजार करो, बस रोज एक नई वीडियो आती रहेगी। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।